हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी। और आज आईसीएससी क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आप तो जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या है जी, जो एयर का गोला हमारे चारों तरफ है वही है एटमॉस्फेयर। बट आइए जानते हैं इस चैप्टर को डिटेल में जी। एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं और उन सब के फंक्शंस। तो मैं करता हूं अपने वीडियो को स्मॉल और आपको स्टार्ट। ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर जी। एटमॉस्फेयर वर्ड बना है स्फीयर ऑफ एयर, ठीक है। हवा का एटमॉस एयर है तो इसीलिए एयर का स्फीयर, ठीक है ना। और हमारे धरती को चारों तरफ एयर क्या करती है, एनसर्कल कर लेती है। एटमॉस्फेयर हमारी धरती को बचाता है अल्ट्रावायलेट रेस से, इंफ्रारेड रेस से सन की। अल्ट्रावायलेट रेस के पास पेनिट्रेशन पावर होती है, इंफ्रारेड रेस हीटिंग करती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं। और हमारा एटमॉस्फेयर ही हेल्प करता है धरती की वार्मथ को मेंटेन करने में, रिटेन करने में। एटमॉस्फेयर न होता तो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होते, जैसा कि अदर प्लैनेट्स में होता है, हाँ, जैसा कि हमारी सैटेलाइट मून में भी होता है। एटमॉस्फेयर की वजह से ही वाटर वेपर की साइकिल बन पाती है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, और रेनफॉल हो पाती है। तो एटमॉस्फेयर ना होता तो अर्थ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती, ये तो आप जानते हैं। अब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। तो एटमॉस्फेयर बना हुआ है 3 मेजर गैसेस से। सबसे पहले हम बात करेंगे 78% हमारे एटमॉस्फेयर का वो है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही स्मॉल मात्रा में है जी, इतना कम है कि 1 से भी कम है। हाँ, ये अदर गैसेस में आता है। ये सारी गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, अदर गैसेस सच एज हाइड्रोजन, है ना, वाटर वेपर, सबको लेकर के 1% है। तो टोटल इट मेक्स 100%। आइए सबका यूजेस जाने। ऑक्सीजन बर्निंग में, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। नाइट्रोजन डाइल्यूट करता है ऑक्सीजन के इफेक्ट को। हाँ, अगर यह सोचिए कि धरती में ऑक्सीजन 78% होता और नाइट्रोजन 21 होता तो क्या होता। तो छोटी सी भी आग एक बहुत बड़ी, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन है, बहुत बड़ी आग में तब्दील हो जाती। हाँ, तो नाइट्रोजन होने से ही आपके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो गया है। और तो और नाइट्रोजन प्लांट्स को जरूरी है, प्लांट्स को सॉइल से नाइट्रोजन मिल जाता है जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के सर्वाइवल के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में जो पाया जाता है उस पे एक चैप्टर भी है, ह्यूमिडिटी। आपके सिलेबस में नहीं देखा है तो टाइप करिए ह्यूमिडिटी बाय सर तरुण पानी। हाँ, आपके सारे सब्जेक्ट का, यस, सारे लेसन का वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। टाइप करिए चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण पानी जी। एक बार ट्राई करके जरूर देखो। तो वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो ओशंस, लेक्स और रिवर के वाटर से इवेपोरेट होकर पहुंचा है और हमें हेल्प करता है, प्लांट लाइफ को हेल्प करता है। और इवन हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, यस, हमारे भी रेस्पिरेशन में वाटर वेपर बाहर निकलता है जी। ट्राई करके जरूर देखना जी। जब आप ब्रीथ आउट करते हो, किसी मिरर के सामने करके देखना, हाँ, किसी आईने के सामने, मिरर के सामने ब्रीथ आउट करके देखो, आप देखेंगे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे पहला फंक्शन है एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो हैवी होती है, एयर में वेट होता है, एयर में प्रेशर होता है, और ये अपने आप को क्या करती है, धरती की तरफ, यस, जब हमारी अर्थ जो है इस पे एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या करती रहती है, हमेशा अटैच रहती है, यस, इस पर बेंट डाउन रहती है, ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ लैंड एंड वाटर। और क्या होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से सॉइल में ऑक्सीजन, सॉइल में नाइट्रोजन पहुंच पाती है, क्योंकि ये एयर इस सॉइल के कांटेक्ट में रहती है। और जो हमारे एयर में वाटर वेपर है, जैसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो ओशन से द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा ओशन के एयर में मिलता रहता है। यस,
समुद्र के पानी का भाप जो है जी, स्टीम जो है, यही है वाटर वेपर। और तीसरा फंक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है हमारे, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग भी करता है। हमारी अर्थ गर्म कैसे रह जाती है रात को पूरी रात को जब सूरज नहीं होता है, चंद्रमा रहता है, तो गर्म होने का रीजन यही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस होने से प्रॉब्लम होगी ग्लोबल वार्मिंग। चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्क्रीन पर आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसकी सारी आपको लेयर्स दिखाई दे रही हैं। सबसे नीचे देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा ट्रोपोस्फियर। जी, मैं थोड़ा डायग्राम आपके लिए ऊपर कर देता हूं ताकि आप और इजीली देख पाए। कहिए, क्लियर है जी? ट्रोपोस्फियर जैसा कि नाम है ट्रोपोस्फियर जी, हमारे धरती के एटमॉस्फियर के सबसे लोएस्ट लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। पोल की तरफ इसकी हाइट सिर्फ 8 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटर से इसकी हाइट कितनी है? 18 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फियर जहां खत्म होता है उस लेयर का नाम है ट्रोपोपॉज। जी, मैंने देखिए ब्लू रंग डॉट लगा दिए, इस लाइन का नाम है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के ऊपर अगली जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। कितने ऊपर होती है? जी, 50 किलोमीटर अबव होती है। और स्ट्रेटोस्फियर का जहां एंड होगा जी, जहां पे नेक्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर शुरू होगी उसका नाम होगा स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर जी मिलेगी आपको मेसोस्फियर। मेसोस्फियर 80 किलोमीटर जी, 80 किलोमीटर यस तक पाई जाती है। और मेसोस्फियर के ऊपर आप आ जाएंगे आयनोस्फियर। जी, आयनोस्फियर जो कि 400 किलोमीटर तक है, और उसके ऊपर आ जाएगा जी, उसके ऊपर आ जाएगा हमारा एक्सोस्फियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स बनी हुई हैं। आइए वापस आते हैं और आपको बताते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर का सबसे पहले एक्सटेंट। जी, एक्सटेंट मतलब कहां तक है? तो ट्रोपोस्फियर सबसे लोवेस्ट लेयर है, सबसे डेंसेस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा एयर की वॉल्यूम यही पाई जाती है, और इसकी हाइट मैंने बताया 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर है एंड 8 किलोमीटर एट द पोल से। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। डायग्राम आपको लेबल करने के लिए भी आना चाहिए और ड्रॉ करने के लिए भी आपको आना चाहिए। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रोपोस्फियर के बारे में जानें। ट्रोपोस्फियर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी एटमॉस्फेयर का 75% हमारे एटमॉस्फेयर का 75% ट्रोपोस्फियर में ही पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर डेंस होती है, हैवी होती है, तो नियर द अर्थ होती है, नियर द ओशंस होती है। ठीक है, और यहां पर नॉर्मल लैप्स रेट टेक प्लेस करता है। इसका मतलब होता है कि 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर राइज करता है विथ 166 मीटर ऑफ असेंट। इसका मतलब है कि हम 166 मीटर अगर कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, असेंट कर रहे हैं, पहाड़ पे फॉर एग्जांपल चढ़ रहे हैं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज नहीं, डिक्रीज होगा। ठीक है, उल्टा कर दीजिए तो आप समझ जाएंगे इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे क्या होगा, आप 166 मीटर ऊपर चढ़ते जाएंगे, आपका 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाएगा। यह है नॉर्मल लैप्स रेट। यह टेक प्लेस करता है हमारे ट्रोपोस्फियर में। और क्या होता है, यहां पे सारे वेदर फिनोमेना टेक प्लेस करते हैं। इसका मतलब विंडी भी यहीं पे होता है जी, विंडी, सनी, क्लाउडी, ये सब फीचर यहीं पे होते हैं, क्योंकि यहां पर एयर ब्लो करती है ना, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं, क्लाउड होते हैं यहां पर। और सबसे अपर लेयर, इसकी सबसे ऊपर की लिमिट, उसका नाम है ट्रोपोपॉज, जहां पे ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा है। ये रहा ट्रोपोपॉज, मैं लाइन को हाईलाइट कर दे रहा हूं। सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे आप उसको भी देख सकते हैं। सेकेंड लेयर हमारी है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के ऊपर है और ये 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल है। जी, आइए इस स्ट्रेटोस्फियर को
देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर वो स्फीयर है जहां पर एयरक्राफ्ट जेट प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं। आइए और जाने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। सर ये ओजोन क्या होता है? ओजोन इज O3, अर्थात एक ऐसी गैस जो ऑक्सीजन से ही डिसइंटीग्रेट करके बनी है। ओजोन क्या करती है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? ओजोन अल्ट्रावायलेट रेस को, पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट का हिंदी नाम मैंने बता दिया आपको, सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका एब्जॉर्ब करना क्यों जरूरी है, क्यों इसको फिल्टर कर लेती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज बहुत स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर वाली वेव्स होती हैं। इन रेज की खास बात होती है कि आपके स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं, स्किन डिजीजेस कॉज कर सकती हैं, और तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्किन कैंसर तक, स्किन बर्न्स तक कॉज करती है ये अल्ट्रावायलेट रेज। और ओजोन लेयर हमको उससे बचा लेता है थैंक्स टू ओजोन लेयर। तो जो लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर वाटर वेपर है ही नहीं, और वाटर वेपर ना होने की वजह से और टेम्परेचर वहां पे फिक्स्ड होता है। इसका मतलब है वहां पर वेदर फिनोमेना टेक प्लेस नहीं करते हैं, न तो वहां क्लाउड्स हैं और न तो वाटर वेपर है। इसीलिए वो कंडीशन सबसे बेस्ट है जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए। जेट एयरक्राफ्ट्स आपने देखा होगा कभी कभी आपको आसमान में व्हाइट रंग के स्ट्रीक्स ऑफ क्लाउड दिखाई देते हैं, एक पतली सी क्लाउड की धार दिखाई देती है जी, वो जेट प्लेन्स के मूवमेंट का शो करती है। और जो अपर लेयर होगी, स्ट्रेटोस्फीयर भी तो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी, तो जहां खत्म होती है वहां पे बन जाता है स्ट्रेटोपॉज। थर्ड लेयर की बात करते हैं, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के भी ऊपर की लेयर है और ये 80 किलोमीटर अबव दी ग्राउंड लेवल एग्जिस्ट करती है। मेसोस्फीयर जैसा कि नाम है, ये थर्ड लेयर है, मिडिल लेयर है, मेसो वर्ड से मैंने बोल दिया जी, और यहां पर पाए जाते हैं सोलर रेडिएशंस के मीटियोरिक डस्ट पार्टिकल। सर ये क्या होते हैं? जो अर्थ पर आने वाले जो अर्थ पर आने वाले रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो यहां पर आके क्या हो जाते हैं, यहां पर आके डस्ट बन जाते हैं जी, हम लोग इसको कहते हैं मीटियोरिक डस्ट पार्टिकल्स। तो ये जाकर के यहां पे विस्पी क्लाउड जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये धरती पर पूरी तरह से क्या करते हैं, नहीं गिर करके कभी कभी एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं। तो यहां पर है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के बाद आता है चौथा और आखिरी लेयर, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आयनोस्फीयर, अर्थात आयन से बना जी, आयन से बना स्फीयर, आयन चार्ज पार्टिकल। तो आयनोस्फीयर कहां तक है सर? आयनोस्फीयर 400 किलोमीटर अबव द सी लेवल है। आइए एनोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आयनोस्फीयर का नाम आयन वर्ड से बनाया गया है, और आयन्स तो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो क्योंकि ये आयन से बना हुआ है तो इसका मतलब है यहां पर क्या होता है, यहां पे अगर डिस्प्ले ऑफ लाइट, यहां पे लाइट की स्ट्रीम एरोला बोरेलिस के रूप में दिखाई देती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मैं इसका आपको इमेज अभी ये रहा, देख सकते हैं, और या तो एरोला ऑस्ट्रेलिस सदर्न हेमिस्फीयर में जी। ये लाइट की डिजाइन जो आप दिखाई दे रही है चमकदार, यहां बन जाती है आयनोस्फीयर में। आयनोस्फीयर की वजह से आप इसको देख पाते हैं। और क्या काम करता है आयनोस्फीयर? तो जैसा कि नाम है, आपके मोबाइल फोन कैसे चल रहे हैं, कभी सोचा है आपने जी? इसी आयनोस्फीयर के। तो आयंस यहां से क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे रेडियो वेव्स जाते हैं इस आयनोस्फीयर से टकराते हैं और वापस क्या होते हैं, धरती के अलग अलग स्पेस पे क्या करते हैं, साउंड वेव्स पहुंचा लेते हैं। सो दे हेल्प टू हैव वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। देखा? चलिए, थर्मोस्फीयर का सेकंड पार्ट। थर्मोस्फीयर के दो पार्ट थे, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक्सो एग्जिट करने वाला, मतलब कि ये वो लेयर है जो सबसे ऊपर की लेयर है, आउटसाइड लेयर है, और यहां का यहां की है डिस्टेंस 400 to 1500 किलोमीटर अबव दी अर्थ। ये लेयर वो लेयर है जो ग्रेजुअली जाके इंटरप्लेनेटरी स्पेस में जाके मिल जाती है। इसका मतलब इसके बाद क्या आता है, दूसरे प्लैनेट्स के पास चले जाते हैं हम लोग। और
यहां पर जो गैसेस हैं वो वेरी वेरी लाइट है, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन और हीलियम है जी। धरती की सबसे हल्की गैसों में से एक हाइड्रोजन है, यहां पाई जाती है, क्योंकि सबसे ऊपर है ना, तो जो सबसे हल्की एयर होगी सबसे ऊपर चली जाएगी, यहां पाई जाएगी। आइए अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम ओजोन के बारे में, ओजोन के डिप्लीशन के बारे में। ओजोन मैंने बताया था ऑक्सीजन का ही एक रूप होता है। ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। O3 अगर आप केमिकली देखेंगे तो होता है। तो ओजोन लेयर हमारी धरती के अंदर बहुत कम मात्रा में, बहुत रेयर मात्रा में पाई जाती है। एक बात बता दूं ध्यान से कि ओजोन एक पॉइजनस गैस है, धरती में नहीं हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बट याद रखिएगा ओजोन लेयर हायर एटमॉस्फेयर में यस जनरेट होती रहती है। तो ओजोन लेयर हायर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में जनरेट होती है, बट स्ट्रेटोस्फियर के 20 से 50 किलोमीटर जी 20 से 50 किलोमीटर अबव सी लेवल इसकी बहुत ज्यादा मात्रा है। यही ओजोन लेयर हमें बचाती है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से, और ऐसा माना जाता है कि हमारा बायोस्फीयर एक्स्ट्रा हीट से इसकी वजह से ही बच पा रहा है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर देती है। बट क्या आप जानते हैं हमारा ये ओजोन, हमारा ये सुरक्षा कवच धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं कैसे अंटार्कटिका के ऊपर इतनी बड़ी लेयर ऑफ ओजोन हट चुकी है। ये जो सर्कल मैंने बनाया इसी को दिखाने के लिए, ओजोन का होल हो गया है। ओजोन डिप्लीशन को सबसे पहले नासा के साइंटिस्ट ने देखा था जी। क्या पता चला? पता चला कि CFC नाम का एक केमिकल है, फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये ओजोन, ये CFC गैस आती कहां से? तो हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, अरे भाई फ्रिज आपकी भाई, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे एसीज, इनको कूलिंग करने की मदद करता है ये CFC। हाँ ठंडक देता है ये CFC, पर ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ओजोन लेयर को क्या करता है? फिनिश। इवन वॉल्केनोज एक बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स है ओजोन के डिप्लीशन का। वॉल्केनो से निकलने वाली हार्मफुल गैस सल्फर डाइऑक्साइड भी ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देती है केमिकली उनके साथ रिएक्ट करके। तो इस तरीके से नेचुरली हमसे भी, मतलब मैनमेड भी रीजन से ओजोन क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? आइए इसके इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि ग्लोबल मीन टेम्परेचर, अर्थ का मीन टेम्परेचर राइज कर रहा है, और इसी फिनोमेना का नाम रखा है धरती गर्म हो रही है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण अभी आपने जाना, ओजोन का डिप्लीशन। ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती थी, ओजोन के डिप्लीशन से अल्ट्रावायलेट रेज पहुंच पा रही हैं धरती में, हीट रेज ज्यादा पहुंच पा रही है। और तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके इस नॉलेज के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ओजोन डिप्लीशन का बहुत बड़ा, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? आइए समझते हैं। जब एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का या ओजोन का, ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और वाटर वेपर, ये हमारे एनर्जी के बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। ये हमारी धरती के हीट को एब्जॉर्ब तो कर लेती हैं, बट हीट को रिलीज नहीं करती हैं। देखिए सन से आने वाली हीट रेज धरती में एब्जॉर्ब तो हो जा रही है, बट क्या होना चाहिए था? इसका रिलीज भी एटमॉस्फेयर में हो जाना चाहिए था, बट ये क्या कर रही है? पूरी तरह से हीट को रिलीज नहीं कर रही है। तो ये हीट क्या हो जा रही है? हमारे धरती में ही एब्जॉर्ब रह जा रही है। हम इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन करती है। चलिए तीसरा और आखिरी कारण जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग का। तो जंगल कट रहे हैं, आप जानते ही हैं जंगल हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। फॉरेस्ट हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, बट हमने तो जानते हो जंगल काटना कितना तेजी से प्रारंभ कर दिया है। ट्रीज हेल्प करती थी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जी, ग्रीन हाउस गैस है, और हम इस ग्रीन हाउस गैस को ही क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब करने वाले को खत्म कर रहे हैं। नतीजा, धरती की फर्टिलिटी गई, वो अपनी जगह, टॉप सॉइल का इरोजन हुआ, वो भी अपनी जगह, बट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती का टेम्परेचर राइज हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी चिंता का कारण है।
आई इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जब धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री राइज कर गया 20th सेंचुरी में। अब इसके इंपैक्ट से बारे में, इसके इफेक्ट से बारे में जानते हैं। जब सोचिए धरती का टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा। तो ऐसा देखा गया कि पिछले 100 सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस, पोलर रीजन्स में जो आइस रिजर्व्स हैं, हाँ, जो पोल्स में बर्फ रुकी हुई है, ठहरी हुई है सॉलिड आइस के रूप में, वो धीरे धीरे मेल्ट होने जा रही है। और समुद्र का लेयर, समुद्र के वाटर का लेयर 10 से 25 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। क्या आपको मालूम है एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो कोस्टल एरियाज हैं, मतलब आपका जुहू बीच है, वो सब डूब चुका होगा जी। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इंपैक्ट होगा प्रेसिपिटेशन अर्थात रेनफॉल। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो मॉइस्चर कैपेसिटी एनवायरमेंट की इंक्रीज हो रही है। ट्रोपोस्फियर वार्म होते जा रहा है और स्ट्रेटोस्फियर कूल होता चला जा रहा है। तीसरा इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का, हमारे धरती में रेडिएशन का इम्बैलेंस, अर्थात जो सोलर रेडिएशंस धरती में आ रही हैं, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही हैं, और जो रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं, उनका परसेंटेज, उनका बैलेंस बिगड़ चुका है। वैसे हीट बजट ये बताता है कि जितना इनकमिंग हो उतना ही क्या होना चाहिए, आउटगोइंग होना चाहिए। इसी में क्या हो जा रहा है, डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। और क्या हो रहा है इफेक्ट, एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है। सीरियल का प्रोडक्शन स्पेशली इन द ट्रॉपिक्स अब ग्रो कर रहे हैं। हाँ, अर्थ का टेम्परेचर राइज होने की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के डिपेंड होने की वजह से हमारे एग्रीकल्चर का फूड प्रोडक्शन भी सफर कर रहा है। और तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आने वाली है फ्रेश वाटर के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि अगली लड़ाई शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के लिए न हो जाए जी, क्योंकि फ्रेश वाटर सप्लाई धरती में कम होता जा रहा है। तो फ्रेश वाटर सप्लाई रिड्यूस होने से जो नेचर में वाटर के बिना आप जी नहीं सकते, हम जी नहीं सकते हैं, कितनी बड़ी समस्या होगी, आप इसको कल्पना कर लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या इंपैक्ट हुआ ग्लोबल वार्मिंग का, डिजीजेस फैलने लग गई। डिजीज क्यों फैल रही है? क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है, अर्थात रेनफॉल हो रही है, हाई टेम्परेचर हो रहा है। ये दो बड़े फैक्टर होते हैं डिजीज कॉज करने के लिए। और वापस मलेरिया जैसी, मलेरिया, डेंगू जैसे डिजीजेस वापस रीअपीयर हो रही हैं ड्यू टू चेंज इन दी क्लाइमेट। तो इस तरीके से आपने ये चैप्टर भी फिनिश कर लिया मेरे साथ। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि कंसेप्ट क्लियर होगा, तो प्लीज जरूर बताइएगा। अब एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए, इन विच लेयर डू वी मतलब हम सब गेट दी ऑक्सीजन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है जी, मेरे राइजिंग स्टार से, क्लास 9th एसएससी बोर्ड से, कि क्लास 9 के कंटेंट बहुत कम लोग बना रहे हैं एंड मैंने आपके लिए कंटेंट पहले से ही बनाना शुरू कर दिया है। और आपके लिए इधर मैं वीडियोस और प्लेलिस्ट दे रहा हूं। आपके सिलेबस के सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूं। बट करना क्या है, क्लिक करना है, चेक करना है, और अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। So thank you, love you, God bless you, keep learning and keep sharing.